आज मैं आपको यom किपुर वॉर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अरब्स और इजरायलीज के दरमियान चौथी और आखिरी जंग थी। 1967 में जब 6 डे वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद ऐसे बहुत बड़े बड़े इलाके थे जो कि इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिए। इसमें सिनाई पेनिनसुला शामिल था जो कि ओरिजिनली इजिप्ट के कंट्रोल में था और अब इजराइल के कंट्रोल में आ गया। इसमें गोलान हाइट्स का बहुत बड़ा इलाका था जो कि पहले सीरिया के कंट्रोल में था, अब इजराइल के कंट्रोल में आ गया। और इसमें वेस्ट बैंक का इलाका था जो कि पहले जॉर्डन के कंट्रोल में था और अब इजरायली ऑक्यूपेशन में आ चुका था। इस सारे मामले को देखकर 1967 सितंबर के अंदर खार्तूम के अंदर अरब समिट हुआ। इस अरब समिट की क़यादत किंग फैसल ने की जो कि सऊदी अरेबिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे भी ये वाज़ेह हो जाता है कि गमाल अब्दुल नासिर जो कि उस वक़्त तक अरब्स के सबसे पॉपुलर लीडर समझे जाते थे, उनको इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत नहीं सौंपी गई, जिससे ये दिखाई देता है कि अब 1967 में इजिप्ट की शिकस्त के बाद सऊदी अरेबिया पहले से ज़्यादा ताकतवर कुव्वत बन के सामने आ रहा था। इस कॉन्फ्रेंस में यानी खार्तूम अरब समिट में यह फैसला हुआ कि ना तो इजराइल के साथ किसी किस्म का अमन मुआहदा होगा, ना इजराइल को तस्लीम किया जाएगा और ना ही इजराइल के साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन या मुज़ाकरात किए जाएंगे। इनको कहते हैं द 3 नोज: नो पीस, नो रिकग्निशन एंड नो नेगोशिएशन। क्योंकि इजराइल ने अब बहुत सारे ऐसे इलाके अपनी गिरफ्त में ले लिए थे जो कि यूएन पार्टीशन प्लान में तो बिल्कुल भी नहीं थे, मगर बल्कि और मुल्कों के इलाके थे। तो अब अरब कंट्रीज़ का ये फैसला था कि इजराइल के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात जो हैं वो कायम नहीं रखे जाएंगे। इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला भी हुआ कि यमन के अंदर जो खाना जंगी चल रही थी उसको ख़त्म किया जाएगा, सीज़ फायर डिक्लेयर किया जाएगा। साउथ यमन के अंदर इनकलाबी कुव्वतों ने अपनी एक हुकूमत कायम कर ली थी जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। ये एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हुकूमत थी और अरब कंट्रीज़ में ये वाहिद मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हुकूमत कायम हुई आज तक तारीख़ में। मगर बहरहाल जब ये हुकूमत कायम हुई तो सऊदी अरेबिया ने उनके ख़िलाफ़ एक जो रॉयल फैमिली थी यमन की उनको सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में साउथ और नॉर्थ यमन के दरमियान बड़ी लंबी सिविल वॉर चली। 1967 में खार्तूम अरब समिट में ये फ़ैसला किया गया कि अब ये सिविल वॉर ख़त्म कर दी जाए और इन दोनों के दरमियान अमन पैदा किया जाए। इसमें यह भी अहम बात है कि जो साउथ यमन की कुव्वतें थीं उनको, या साउथ यमन के जो इनकलाबी थे, बाएं बाजू के लोग थे, उनको हमेशा इजिप्ट से हमायत मिलती थी। मगर अब जब 1967 में इजिप्ट को इतनी बुरी शिकस्त हुई तो फिर उसके बाद इजिप्ट के पास ये कुव्वत नहीं थी कि वो साउथ यमन को मज़ीद सपोर्ट करता रहे और इजिप्ट ने अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ करना शुरू किया। गमाल अब्दुल नासिर, जैसे मैं पिछले एपिसोड में भी आपको बता चुका हूँ, अब पहले की तरह जो जिस तरह से उनकी एक पॉपुलैरिटी थी उसको बहरहाल एक बुरा धचका ज़रूर लगा था। सेहत के एतबार से भी पहले की तरह अब उनकी सेहत नहीं रही थी। 1970 में जब अराफात और शाह हुसैन के दरमियान या पीएलओ और जॉर्डेनियन स्टेट के दरमियान इख्तलाफात न सिर्फ बढ़ गए बल्कि कशीदगी की तरफ गए, तो गमाल अब्दुल नासिर ने जो आखिरी मेजर काम किया वो ये था कि अराफात और शाह हुसैन के दरमियान मुज़ाकरात करके तो अराफात की जान एक तरह से बचा ली और पीएलओ फाइटर्स की जान बचा ली, और उसके बाद अराफात और पीएलओ फाइटर्स जो हैं वो बतदरीज जॉर्डन से निकल गए और लेबनान चले गए। मगर इस सारी नेगोशिएशन के बाद नासिर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा शदीद ख़राब हो चुकी थी, दिल का भी मसला था, डायबिटीज़ का भी इशू था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो बहरहाल उनकी 1970 के अंदर वफ़ात हो गई। नासिर की डेथ के बाद अनवर सादात इजिप्ट के मिस्र के सदर बने और सनाए के अंदर टुक 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 इजराइल के ख़िलाफ़ इजिप्ट और इजराइल के दरमियान जारी रही। यानी कि 1967 की जंग तो ख़त्म हो गई थी मगर उसके बावजूद बॉर्डर पे क्लैशेस जो हैं वो मज़ीद चलते आ रहे थे। छोटे छोटे क्लैशेस जो हैं वो चल रहे थे। इसको कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन का मतलब ये है कि थोड़ी जंग करते रहो ताकि दुश्मन जो है वो कमज़ोर हो जाए। अब योम किपुर वॉर को समझने के लिए हमें बैनुल अक़वामी जो उस ज़माने का इन्वायरमेंट थी, बैनुल अक़वामी सियासत थी, उसको भी कुछ समझना होगा। ये एक ऐसा पीरियड था 1969 के बाद जो शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं देतौंत।
देतौंत एक फ्रांसीसी लफ्ज़ है और इसमें इस पीरियड में यूएसएसआर और यूएसए की ये कोशिश थी कि हमारे दरमियान न्यूक्लियर जंग नहीं होनी चाहिए। हमारे दरमियान अगर न्यूक्लियर जंग हो गई तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो लिहाजा हमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम आपस में बातचीत कर लें। कोई हमारे पास डायरेक्ट फ़ोन लाइन होनी चाहिए, जनरल सेक्रेटरी ऑफ या प्रीमियर ऑफ सोवियत यूनियन और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान डायरेक्ट फ़ोन लाइन का राब्ता होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जिसमें कि इन दो मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर एक्सचेंज मुमकिन बने, तो इससे पहले हमें कोई ना ऐसे मुआहदे कर लेने चाहिए, ऐसा कोई ना कोई इंतज़ामात कर लेने चाहिए कि किसी गलतफहमी की बुनियाद पर ऐसा कोई अमल ना हो। तो इस पीरियड को कहते हैं देतौंत। अब देतौंत के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तो कुछ ऐसे मुआहदे हुए, सॉल्ट वन ट्रीटी और इस तरह और ट्रीटीज़ वगैरह हुई, जिसके तहत उन्होंने ये फैसला किया कि हम न्यूक्लियर जंग नहीं करेंगे। मगर जो नज़रियाती मुकाबला था यूएसए के दरमियान और यूएसएसआर के दरमियान, यानी कैपिटलिज्म एक तरफ और सोशलिज्म दूसरी तरफ, उनके दरमियान वो अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर फैलना शुरू हो गया। यानी कि जिस तरह वियतनाम की जंग जो है 1968 के बाद, मतलब टेट ऑफेंसिव के बाद बहुत बड़े पैमाने पर आई, उभर कर सामने आई। इसी तरह अफ्रीका के अंदर कई नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स जो हैं वो जारी थी, ख़ासतौर पे अंगोला के अंदर, मोज़म्बिक के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, इवन लैटिन अमेरिका के अंदर क्यूबन रेवोल्यूशन की वजह से पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर कई गुरिल्ला मूवमेंट्स और मैस मूवमेंट्स जो हैं वो जारी थी। चे गवारा से इंस्पायर होकर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाबी जो हैं वो सोशलिस्ट इनकलाब के लिए लड़ रहे थे। तो लिहाजा अब देतौंत के पीरियड के अंदर जो पहले यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान एक नज़रियाती लड़ाई थी, वो पूरी थर्ड वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी थी। और यही मामलात मिडल ईस्ट के अंदर भी हमें नज़र आते थे। एक तरफ अमेरिका जो है वो इसराइल की भरपूर हमायत कर रहा था। किसिंजर का ये ख्याल था, हेनरी किसिंजर का, कि अगर इसराइल के खिलाफ अरब्स जीत गए, इजिप्ट की कामयाबी हो गई, सीरिया की कामयाबी हो गई, क्योंकि ये मेन अरब कंट्रीज थी जो कि इसराइल के खिलाफ लड़ रही थी, तो इसके नतीजे में सोवियत यूनियन मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ताकतवर हो जाएगा। इसलिए किसिंजर की और उस ज़माने के अमेरिकी सदर यानी कि रिचर्ड निक्सन की कोशिश थी कि भरपूर इसराइल को सपोर्ट किया जाए और उनको खूब जो है वो हथियार दिए जाएं, मगर साथ ही साथ उनको ये भी हदायत की गई कि आपने जंग नहीं शुरू करनी, क्योंकि आपको याद होगा कि 56 का कॉन्फ्लिक्ट हो या 67 का कॉन्फ्लिक्ट हो तो बड़ी तेज़ी से वो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर जाता था और यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान एक जंग की कैफियत बन जाती थी। तो बहरहाल किसिंजर और निक्सन ने इसराइल को यह कहा कि आपने पहल नहीं करनी, जिस तरह 67 में आपने पहल की, अब आपने पहल नहीं करनी, हम देतौंत की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमें ज़रा केयरफुल चलना है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जो है वो इजिप्ट को सपोर्ट कर रहा था, सीरिया को सपोर्ट कर रहा था, और इस सिलसिले में उन्होंने इजिप्ट और सीरिया को बहुत सारे नए हथियार दिए, MiG-21 दिए, SA-2 दिए, SA-3, SA-6, SA-7 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, T-55 एंड T-62 टैंक दिए, RPGs वगैरह दी, एंटी टैंक वेपन्स दिए, 83 सैगर मिसाइल दिया, ये बड़ा दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सैम मिसाइल सिस्टम पूरा दिया। यानी इजिप्ट और सीरिया के पास अब भरपूर हथियार थे जो कि 67 वॉर में उनके पास नहीं थे। इजिप्ट की और सीरिया दोनों की ये ख्वाहिश थी कि ये जो इलाके इजराइल ने हमसे छीन लिए हैं इनको हम वापस लें। अब इसके लिए उन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री कमांड सेटअप किया और उन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन, इंतहाई सीक्रेट ऑपरेशन बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन बदर। बदर तो आप जानते हैं, जंग बदर का वाकया तो आपने सुना होगा, तो उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन बदर। और उसका मिशन क्या था कि सिनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स को हमने इजराइल के कब्जे से निकालना और अपने पास वापस लेकर आना। अब 1967 वॉर को जब इजराइल और सीरिया ने स्टडी किया तो उनका ये कहना था, और दुरुस्त बात थी, और यूएसएसआर के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी असेसमेंट ये थी कि इजराइल की इतनी कामयाबी इस वजह से हुई क्योंकि इजराइल के पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। इजिप्ट को खबर ही नहीं थी कि इजराइल अटैक करने लगा है, और जब इजराइल ने अटैक किया तो एकदम से अटैक हुआ और इतना तेज अटैक हुआ, इजिप्ट के पास कोई मौका ही नहीं था कि वो रिस्पॉन्ड कर सके। इस चीज़ को स्टडी करने के बाद इजिप्ट और सीरिया ने यह फैसला किया कि अगली जंग में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज
हमारे पास होना चाहिए। इजराइल को खबर नहीं होनी चाहिए कि कब हम अटैक करने लगें, कैसे अटैक करने लगें और किस तरह से अटैक करने लगें। तो इसलिए उन्होंने ये ऑपरेशन बदर डिज़ाइन किया और इंतहाई इसको सीक्रेट रखा। और आप हैरान हो के सुन के कि मोसाद को, CIA को, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई ख़ास इस चीज़ की खबर नहीं हुई। तो इजिप्ट ने कैसे इजराइल को और इजरायली इंटेलिजेंस को फूल किया, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले तो इजरायली इंटेलिजेंस ये देख रही थी कि इजिप्ट को कुछ MiG-23 मिलने हैं, वो अभी सोवियत यूनियन ने पहुंचाए नहीं। फिर दूसरी बात ये कि वो कहते थे कि हाँ इजिप्ट को अभी अभी कुछ स्कड मिसाइल्स मिले हैं, मगर उनको कम से कम 4 महीने लगेंगे टेक्नीशियंस को ट्रेन करने में कि वो स्कड मिसाइल्स बेहतर चला सकें। फिर सादात ने बड़ी चालाकी की, उसने ये किया कि मिलिट्री एडवाइज, सोवियत यूनियन के मिलिट्री एडवाइजर्स थे इजिप्ट के अंदर, 20,000 मिलिट्री एडवाइजर्स थे, यानी कि बेसिकली एक तरह 20,000 सोवियत रेड आर्मी जो है वो इजिप्ट के अंदर मौजूद थी। तो सादात ने वो सारे 20 के 20,000 जो है ना रेड आर्मी के लोगों को वापस भेज दिया कि जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं, आप घर चले जाएं। जब ये हुआ तो अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी ये कहा और इजराइल की इंटेलिजेंस ने भी ये कहा कि इट डजंट लुक लाइक ये जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये तो सोवियत यूनियन के लोगों को वापस भेज रहे हैं। फिर तीसरी बात ये कि हर चंद महीने बाद सदात पार्लियामेंट में आके या प्रेस के सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वगैरह वगैरह, और होता कुछ भी नहीं था। तो एक तरह से इजराइल को आदत हो गई कि सदात रेटरिक बहुत करता है मगर करता कुछ नहीं। वो कहते हैं ना हाथी के दांत देखने वाले और खाने वाले और वाला मामला है कि ये बस हर वक्त द बॉय हु क्राइड वुल्फ वाला मसला है कि हर वक्त ये कहता रहता है कि भेड़िया आ रही है, भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, मगर जब असल में भेड़िया आता है किसी को पता नहीं चलता कि कब भेड़िया आया। तो इसी तरह सदात ने इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी जिससे कि इंटेलिजेंस जो है ना वो ज़रा मिसगाइड हुई। फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने ट्रूप मूवमेंट करनी शुरू की, मगर उन्होंने डिस्गाइज किया कि नहीं ये तो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। उन्होंने किस तरह की कई मिलिट्री एक्सरसाइज बार बार की, जिससे कि इजरायली इंटेलिजेंस का ये ख्याल था कि यार ये तो एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही, नो बिग डील, ये हर वक्त ही करते रहते हैं। फिर उन्होंने एक और काम ये किया कि इजिप्ट की जो रिजर्व आर्मी थी उसमें भी तकरीबन 20,000 लोग थे, उन रिजर्विस्ट को उन्होंने डीमोबिलाइज कर दिया। उन्होंने कहा यार रमज़ान का महीना है तो आप लोग सारे घर चले जाएं, रोज़े वगैरह रखें, कोई इशू नहीं। फिर एक और बहुत बड़ी बात ये थी कि मैं जैसे आपको बताया ये रमज़ान का महीना था, तो इजरायली इंटेलिजेंस का ये कहना था कि रोज़ों में तो नहीं ये जंग लड़ेंगे, रमज़ान के महीने में तो जंग नहीं लड़ेंगे, साहब ने रोज़ा रखा होगा तो ये जंग नहीं लड़ेंगे। और फिर दूसरी दिलचस्प बात ये थी कि ये यौम किपुर का दिन था जब ये जंग छिड़ी। यौम तो हम अरबी में दिन को कहते हैं, उर्दू में भी हम कहते हैं यौम, यौम आप समझते हैं कि दिन का नाम है। तो यौम किपुर इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस दिन है पूरे साल में। उसमें वो भी रोज़े रखते हैं और सिनेगॉग जाते हैं वगैरह वगैरह, एक किस्म की उनकी ईद आप समझ लें। तो लिहाजा इजराइल का मुकम्मल और अमेरिका का भी मुकम्मल इंटेलिजेंस फेलियर था। CIA के डायरेक्टर उस वक्त रॉबर्ट गेट्स हुआ करते थे, उनका ये ख्याल था कि जंग नहीं होगी, जंग हो नहीं सकती, अगर हो भी गई जंग तो 3-4 दिन के अंदर इजराइल जो है ना वो तमाम अरब कंट्रीज़ को मलिया मेट कर देगा। इजराइल के पास इतने हथियार हैं, और 1967 की जंग अगर देखी जाए तो वो तो 6 दिन के अंदर उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो अब तो उनके पास पहले से भी ज़्यादा हथियार हैं, तो अब 3-4 दिन से ज़्यादा जंग नहीं होगी। अच्छा, शाह हुसैन को समझ आ गई और ख़बर हो गई कि सीरिया और इजिप्ट कोई ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट और सीरिया ने शाह हुसैन को बताया नहीं था। उनको ये शक था और दुरुस्त शक था, अब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सारे सामने आ चुके हैं कि शाह हुसैन इजरायली इंटेलिजेंस और इजरायली रियासत से बातचीत कर रहे हैं, CIA से बातचीत कर रहे हैं। वैसे भी अमेरिका जो है वो जॉर्डन की आर्मी को सब्सिडाइज कर रहा था वगैरह वगैरह। तो शाह हुसैन अपने जहाज़ में बैठे, वो पायलट भी थे, और वो तेल अवीव चले गए और वहाँ उनकी गोल्डा मीर से मुलाकात हुई जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर थी। और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि इजिप्ट और सीरिया आप पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, आप तैयारी करें, यानी कि उनको वार्न कर दिया पहले से। मगर इजरायली इंटेलिजेंस ने फिर भी बात कबूल नहीं की, क्योंकि शाह हुसैन कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं उनके सामने रख पाए, क्योंकि उनके पास कोई जो अंदर खाते प्लानिंग हो रही थी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे पता है कुछ होने लगा है, मुझे नहीं पता क्या होने लगा है। तो क्योंकि वो ये नहीं बता सके कि एग्जैक्टली क्या होने लगा है, तो इजरायली इंटेलिजेंस बहरहाल ने ये अंदाज़ा लगाया कि नहीं ये ऐसे ही बस हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। तो अक्टूबर के अंदर इजिप्ट और इजराइल ने लो जी फिर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। इधर से इजिप्ट ने अटैक किया, ऊपर से सीरिया ने अटैक किया सिनाई पेनिनसुला में और गोलान हाइट्स में। इजिप्ट ने अपने जो बॉर्डर था उसको क्रॉस किया, यानी जो कनाल, स्विस कनाल थी, उसको 5 डिविजन्स के साथ क्रॉस किया। अच्छा,
इजरायलियों ने आगे बड़े बड़े सैंड के ना रेत की दीवारें बनाई हुई थी कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना, इनको रेत की दीवारों से ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा, टैंक्स नहीं आ सकेंगे, हैवी चीज़ें नहीं आ सकेंगी वगैरह वगैरह। मगर इजिप्शियन एक इंजीनियर था, आम इंजीनियर था, मतलब कोई बहुत ऊंचे दर्जे का इंजीनियर भी नहीं था वो। उसने कहा मैं आपको बताता हूँ कि प्रेशराइज्ड पानी लेकर आएँ और इस पर पानी मारें, जब आप इस पर पानी मारेंगे ना तो ये दीवारें, रेत की दीवारें जो है ना गिर जाएंगी। और ऐसे ही हुआ, वो प्रेशराइज्ड होजेस लेकर आए, उन्होंने तेज़ पानी मारा और वो दीवारें बीच में से गिर गई। उसके अंदर से उन्होंने अपने टैंक वगैरह गुजारने शुरू कर दिए। अब उन्होंने 4-5 किलोमीटर सिनाई डेजर्ट के अंदर आके तो उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। इजराइल ने जब ये देखा तो इजराइल ने फौरन काउंटर अटैक किया। मगर अब जो नए हथियार सोवियत यूनियन ने उनको दिए वो इंतहाई मुफीद साबित हुए। एक तो ये कि जो जहाज़ आ रहे थे उनके इजराइल के जो IDF के अपनी एयरफोर्स आ रही थी, उनको जो सोवियत सैम बैटरीज थी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, ठक 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 उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। और ये सैम बैटरीज बड़ी इफेक्टिव थी। दूसरी तरफ जो इजराइल के टैंक्स आ रहे थे तो सैगर मिसाइल उनके पास, RPG और सैगर मिसाइल था। वो बड़ा यार दिलचस्प मिसाइल है क्योंकि उसका एक छोटा सा उसकी स्क्रीन होती है और उस पर एक जॉयस्टिक छोटी सी होती है। तो आप मिसाइल फायर करते हैं, वो जाता है और फिर आप उसको ना अपनी स्क्रीन से और जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हैं कि डज करके वो टैंक को जाके मारते हैं, वीडियो गेम की तरह। तो ये दोनों चीज़ें इंतहाई इफेक्टिव साबित हुई, यानी कि तीनों आप कह लें बेसिक सैम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसके बाद सागर मिसाइल, RPGs वगैरह, इन्होंने टैंक्स और एयरक्राफ्ट को तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर इजिप्ट ने एनिमी लाइंस के पीछे कमांडो ड्रॉप भी किया कि वो पैराशूट से वो कमांडोज जो है इजरायली टेरिटरी के अंदर या सनाए के अंदर एनिमी लाइंस के पीछे आए। इजराइल का ये कहना है कि वो किसी किस्म का कोई भारी नुकसान नहीं कर सके और फ़ौरन ही इजराइल ने उनको जो है एलिमिनेट कर दिया, वाइप आउट कर दिया। मगर ये ज़रूर था कि ये एक ऐसा डेयरिंग स्टेप था कि जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त था कि यार वो हमारे पीछे भी आ रहे हैं, आइंदा भी आ सकते हैं। इन द मीन टाइम सीरिया ने गोलान हाइट्स के अंदर टैंक्स से अटैक किया। यहाँ पे मेजर बैटल जो थी वो टैंक्स के ज़रिए थी और पहल सीरिया को बहुत कामयाबी हुई। उसमें मेन वजह ये थी कि सीरिया के पास नए टैंक थे, T-62 सोवियत मेड टैंक था। और इस टैंक के बारे में मुनफरिद बात ये थी कि इसमें एक एक्टिव इल्यूमिनेशन इंफ्रारेड नाइट विजन इक्विपमेंट थी। ओए ओए ओए, इतना मोटे लफ्ज़। मतलब ये था कि बेसिकली कि इंफ्रारेड नाइट विजन के ज़रिए वो रात को देख सकते थे कि क्या मूवमेंट हो रही, कौन से टैंक्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। और इजरायली टैंक्स के पास इस किस्म की कोई नाइट विजन नहीं थी, तो इस वजह से वो बड़े कम, रात को तो बहुत ही डेडली टैंक्स थे। फिर ये टैंक्स T-62 के ऊपर आर्मर भी बेहतर था और इनकी जो गन है 115 मिलीमीटर गन थी, स्मूथ बोर गन वगैरह, और ये मीडियम रेंज पे बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई इजरायली टैंक्स के खिलाफ। तो शुरू में सीरिया को कामयाबी हुई और सीरिया ने 2 इजरायली आर्मर्ड ब्रिगेड्स को अटैक किया, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को अटैक किया, पैराट्रूपर्स बटालियंस को अटैक किया, 11 आर्टिलरी बैटरीज को अटैक किया। अब मकसद ये है कि उन्होंने भरपूर अटैक किया और IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की 118th आर्मर्ड ब्रिगेड को उन्होंने वाइप आउट कर दिया, डिफीट कर दिया। ये तो बड़ा सीरियस मामला बन गया। जब इतना मामला सीरियस हुआ तो मोशी दयान ने गोल्डा मीर से ये कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी करें, अदरवाइज ये सीरियंस तो हम पे छा जाएंगे, हमें इन पे बम गिराना पड़ेगा। उस वक़्त गोल्डा मीर ने यह कहा कि नहीं, अभी हम बम शम नहीं गिराएंगे वगैरह, हम इसको कन्वेंशनल वॉर की तरह से ही लड़ेंगे। बहरहाल IDF ने फिर अपनी रीइंफोर्समेंट्स बुलाई गोलान हाइट्स के अंदर और वगैरह वगैरह, और यहाँ पे जंग बड़ी तेज़ होनी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता इजराइल ने मैनेज किया कि वो सीरियंस को पुश बैक करें, और पुश बैक हुआ। बहुत सारे लोगों उन्होंने अपनी ट्रूप्स जो दूसरे एरियाज़ में थे स्टेशन, उनको मूव किया सीरिया के बॉर्डर पे और वहाँ उन्होंने सीरियंस को पुश बैक करना शुरू किया और पुश बैक में वो इफ़ेक्टिव रहे। इनफैक्ट काफ़ी हद तक वो दमास्कस के करीब आ गए, तकरीबन 40 किलोमीटर्स फ्रॉम दमास्कस वो आ चुके थे, यानी कि दमास्कस के काफ़ी करीब थे। अब ये काफ़ी परेशानी वाली बात थी सीरियंस के लिए। सीरियंस ने अपने इजिप्शियन भाइयों को फ़ोन किया, उन्होंने ये कहा, फ़ोन किया है जैसे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने ये कहा कि उस वक्त तक इजिप्ट जो है ना वो अपनी सैम मिसाइल सिस्टम के कवर में उनकी फ़ौज बैठी हुई थी, तो कवर में वो बड़ा इफेक्टिवली फ़ाइट कर रहे थे क्योंकि जहाज़ जब आते थे तो वो सैम मिसाइल्स उनको अटैक करते थे, टैंक जब आते थे RPGs मारते थे। मगर अब सीरियंस ने उनको ये कहा कि आप एडवांस करें, अगर आप एडवांस करेंगे तो हम पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि जब आप एडवांस करेंगे तो फिर इजरायलीज़ अपनी
फोर्सेस को मजबूर होगा कि अपनी फोर्सेस को इजिप्ट की तरफ भेजे। तो ये स्ट्रेटेजिकली तो शायद इतना सेंस नहीं इसमें होती थी, क्योंकि सैम मिसाइल जो का जो कवर था उससे बाहर निकलना पड़ा था इजिप्शियन फोर्सेस को। मगर ओवरऑल अगर वो ये ना करते तो सीरिया और इजिप्ट के दरमियान इख्तलाफात बहुत ही तेज़ हो जाते, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि एक दूसरे की मदद करेंगे। तो बहरहाल इजिप्शियन फोर्सेस ने फिर सैम बैटरी का कवर छोड़ते हुए वो आगे गए, सैम मिसाइल सिस्टम का कवर छोड़ते हुए आगे गए, और अब इजिप्शियंस को भी काफ़ी सीरियस लॉसेस का सामना करना पड़ा और आईडीएफ काम पहले से ज़्यादा कामयाब होना शुरू हुआ। मगर एट द सेम टाइम सीरियंस को के ऊपर प्रेशर जो है वो कुछ कम भी हुआ। अब एरियल शारोन की क़यादत में ऑपरेशन गज़ेल लॉन्च किया गया, जिसमें उनकी कोशिश ये थी कि आईडीएफ जो है वो कनाल को क्रॉस करके इजिप्शियन आर्मी के पीछे से आ जाए। और उन्होंने ऐसे ही किया कि पहले एक छोटा सा इलाका, एक बीच हेड जो है उसको बड़ी मुश्किल से कॉन्कर किया, फिर वहाँ पे एक रास्ता निकाला। उस रास्ते में पर भी इजिप्शियंस रोज़ बमबारी करते थे, अटैक करते थे। तो फ़ौजें गुजर तो गईं, कनाल के क्रॉस चली गईं और इजिप्शियन फ़ौजों के पीछे भी चली गईं, जहाँ उन्होंने सैम बैटरीज वगैरह को अटैक करना शुरू किया। मगर बहुत बड़ी तादाद में वो इजिप्शियन लाइंस के पीछे जा नहीं सकती थी, क्योंकि जगह जाने की बहुत कम थी और रोज़ वहाँ पर आर्टिलरी अटैक भी होता था। तो बहरहाल आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इंतहाई सख्त जंग थी। ये इतनी मामूली जंग नहीं थी कि जिसमें एक साइड जो है वो उसको टोटल विक्ट्री हो, बल्कि एक तरह से बराबर बराबर ही जंग चल रही थी। इसका बैनुल-अक़वामी डायमेंशन ये था कि इराक ने शायद इजिप्ट और सीरिया के बाद सबसे ज़्यादा इमदाद की। उन्होंने 30,000 फ़ौजी भेजे, 550 टैंक भेजे, 700 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भेजे, और ये ज़्यादातर उन्होंने सीरिया को भेजे। फिर उसके अलावा अल्जीरिया ने भी मदद की, लिबिया ने भी मदद की, शुक्र है पाकिस्तान ने भी मदद की। पाकिस्तान के इनफैक्ट एयरफोर्स पायलट्स जो हैं इजिप्शियन टेरिटरी पर मौजूद थे और वहाँ से वो इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़े, कहा जाता है। तो क्योंकि 67 वॉर और 56 के अंदर पाकिस्तान का ने ये किरदार अदा नहीं किया, मगर अब पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसी हुकूमत थी, उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, कि उनका ये ख्याल था कि हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का और नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स का साथ देना चाहिए। और भुट्टो वैसे भी गमाल अब्दुल नासिर से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे। सऊदी अरेबिया ने भी मदद की, कुवैत ने भी मदद की, मोरक्को ने भी मदद की, टूनीसिया ने भी मदद की, यानी कि कुल बाकी सब मुसलमान और अरब कंट्रीज़ को मिला के 100,000 ट्रूप्स एक्स्ट्रा अरब कंट्रीज़ को के पास थे, जिनसे वो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। इवन फ़लस्तीनियों ने लेबनान से अटैक करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया की मदद से ओपेक कार्टेल जो कायम हो चुका था, उन्होंने ये फैसला किया कि वो तेल की कीमतों में इजाफा कर देंगे, ताकि उन ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जो कि इसराइल की हमायत कर रहे हैं, तेल की कीमतों में इजाफा हो जाए। यानी कि यूएस है, यूके है, कनाडा है, जापान है, नेदरलैंड्स है, तो उन्होंने तेल की कीमतों में इजाफा किया, और ये तकरीबन 300% तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। पहले $3 अ बैरल पे तेल बिकता था, अब $12 अ बैरल पे ग्लोबली तेल बिकना शुरू हो गया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे जितने ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ थी बशमूल पाकिस्तान, उन सब कंट्रीज़ के अंदर मुआशी बहरान हो गया। अगरचे किया तो ऑब्वियसली उन कंट्रीज़ के खिलाफ था जो इसराइल की हिमायत कर रहे थे, मगर तमाम दुनिया की कंट्रीज़, वर्ल्ड इकॉनमी पे बहुत बड़ा इसका असर हुआ। अब जॉर्डन की बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो ये है कि तारीख सादान है असाफ डेविड, वो ये कहते हैं कि डीक्लासिफाइड यूएस डॉक्यूमेंट्स ये साबित करते हैं कि जॉर्डन और इसराइल का मुआहदा ये था कि हम ज़रा प्रटेंड करेंगे कि हम भी आपके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जॉर्डेनियन आर्मी, और आप भी प्रटेंड करेंगे आप हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, मगर हमने एक दूसरे को बहुत शदीद नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ज़्यादातर जॉर्डेनियन यूनिट्स जो थे वो लड़ाई में नहीं फंसे, और इसराइल की भी ये कोशिश थी कि जॉर्डन को बहुत ज़्यादा अटैक ना किया जाए, मगर ये कि फिर भी ऑस्टेंसिवली यानी कि दिखावे के लिए जॉर्डन भी इसमें शामिल था। एक और आखिरी दिलचस्प बात इसमें यह है बैनुल-अक़वामी एतबार से, कि इस लड़ाई में क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और ईस्ट जर्मनी ने भी अपने फौजी ट्रूप्स भेजे और इमदाद की। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ने इजिप्ट और सीरिया का साथ दिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक वगैरह का साथ दिया, और अपने बाकायदा फौजी भेजे और एड वगैरह की कि इजिप्ट की और सीरिया की कामयाबी होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि अमेरिका जो है वो तो भरपूर इजराइल की हमायत कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 1956 स्विस कनाल क्राइसिस के बाद से ही
अमेरिका जो है वो इजराइल को भरपूर हथियार भी दे रहा था, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी दे रहा था, और इजराइल ने इस वक्त उनको 4.61 बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड दी और 90,000 टन ऑफ मटेरियल इजराइल को समुद्री जहाज़ों के ज़रिए पहुंचाया ताकि इजराइल को किसी किस्म की शिकस्त ना हो। यानी कि भरपूर बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की। इसमें क्या चीज़ें शामिल थी? F4 फाइटर बॉम्बर्स, A4 अटैक एयरप्लेन, C-130 कार्गो एयरप्लेन्स, CH-53 हेलीकॉप्टर्स, एरियल व्हीकल्स, M60, M48 टैंक्स, APCs उन्होंने दी, यूटिलिटी व्हीकल्स दी, सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दी, MIM-23 हॉक सैम सिस्टम दी, आर्टिलरी पीसेज, एम्यूनेशन, AGM-65 मैवरिक मिसाइल दी, वो सैगर मिसाइल के मुकाबले में मैवरिक मिसाइल, फिर BGM-71 और हाईली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इक्विपमेंट, ये सब कुछ उन्होंने उनको प्रोवाइड किया। मगर सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये कि ब्लैकबर्ड SR-71 जो कि जिसके बारे में अगर आप जानते हैं तो वो एक ऐसा जहाज़ है कि जिसको रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, इंतहाई तेज़ वो सुपरसोनिक जहाज़ है और वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ब्लैकबर्ड SR-71 ने फिर इसी ब्लैकबर्ड ने इजिप्ट के ऊपर फ्लाई बाय किया और उन्होंने इंटेलिजेंस वगैरह गैदर की, और इजिप्शियन इंटेलिजेंस का ये कहना है कि SR-71 ने एक कलीदी किरदार अदा किया इजराइल को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में ताकि इजराइल अपना काउंटर ऑफेंसिव जो है वो कर सके। USSR ने ऑन द अदर हैंड इजिप्ट और सीरिया की भरपूर हमायत की। उन्होंने भी 12,000 से लेकर 15,000 टन ऑफ सप्लाईज जो हैं वो प्रोवाइड किए। मजीद उन्होंने समुद्री जहाज़ के जरिए 63,000 टन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट ज़्यादातर सीरिया को प्रोवाइड की, इजिप्ट को पहले प्रोवाइड कर चुके थे, और 2,000 से ज़ायद सोवियत रेड आर्मी फ़ौजी जो हैं वो सीरिया के अंदर एक्टिव ड्यूटी में, मतलब है कि जंग में शामिल थे, और इजिप्ट के अंदर भी इस तरह शामिल थे, ख़ासतौर पे एयरफोर्स के अंदर। इनफैक्ट इजराइलियों ने कुछ सोवियत फ़ौजियों को पकड़ा भी, मगर उन्होंने इसको इंतहाई खामोश रखा कि ये बात पता ना चल जाए। क्योंकि वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन को वो प्रेशराइज कर सकें नेगोशिएशन में वगैरह वगैरह। अब ये जो इमदाद मिल रही थी, इसके साथ साथ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जो इख्तलाफ हैं वो तेज़, देतौंत जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई और उनके दरमियान कोल्ड वॉर जो है ना वो एक हॉट वॉर बनने की तरफ जा रही थी। सबसे अहम बात ये थी कि सोवियत सैटेलाइट्स ने ये डिटेक्ट किया कि इजराइल ने अपने 3 न्यूक्लियर वेपन्स को आर्म कर लिया। उन्होंने उनको तैयार कर लिया है कि अगर हमें इस्तेमाल करने पड़े तो ये तैयार पड़े। उन्होंने फौरी तौर पे इजिप्ट को ये खबर सुनाई कि हमारी सैटेलाइट्स ने डिटेक्ट किया है कि 3 न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो तैयार पड़े, और इसी तरह इजिप्शियन परमिशन के साथ सोवियत यूनियन ने भी अलेक्जेंड्रिया के हार्बर में अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दिए। आप सोचें कितनी शदीद ये एक लड़ाई होने की तरफ जा रही थी। फिर 9 अक्टूबर को सोवियत कल्चरल सेंटर जो कि सीरिया दमास्कस के अंदर मौजूद था, उस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब जब यह हुआ, इस वाक़ये के 2 दिन बाद सोवियत यूनियन का एक समुद्री जहाज़ था, उसको इजराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सोवियत यूनियन ने रिस्पॉन्स देना ही था। सोवियत यूनियन ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर्स जो है उनको डिप्लॉय किया, 7 एयरबोर्न डिविजन्स को डिप्लॉय किया, 7 एम्फीबियन वॉरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया, 40,000 नेवल इन्फेंट्री को हाई अलर्ट पे कर दिया, और उन्होंने रेड आर्मी को ये कमांड दिया कि कोई भी इजरायली आप पे फायर करे, आपने उसको निस्त नाबूद कर देना है, तबाह कर देना है, उसको बिल्कुल जो है ख़त्म कर देना है। ब्रेजनेव ने रिचर्ड निक्सन को 24 अक्टूबर को लेटर लिखा, और थ्रेटनिंग लेटर था, जिसमें उन्होंने ये कहा, आई विल से इट स्ट्रेट that if you find it impossible to act jointly with us in this matter, we should be faced with the necessity urgently to consider taking appropriate steps unilaterally. We cannot allow arbitrariness on the part of Israel. यानी कि अगर आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम आपके बगैर कदम उठाएंगे, क्योंकि हम इजराइल जो कर रहा है उसको करने नहीं देंगे। अब जब ये लेटर आया और ये सारी मालूमात अमेरिका के पास आई, तो अमेरिका ने भी डेवकॉन 3 पे हाई अलर्ट कर दिया। यानी कि डेफकॉन 3 का मतलब ये है कि हम अब शायद न्यूक्लियर वॉर यूएसएसआर के साथ हो जाए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान न्यूक्लियर एक्सचेंज का मामला आ गया इस यम किपुर वॉर के नतीजे में, तो फिर यूनाइटेड नेशंस में ने फ़ौरन इस पर इंटरवीन किया और कहा कि
कि कोई सीज़ फायर किया जाए, फौरी तौर पे सीज़ फायर किया जाए। तो रेजोल्यूशन 338 22 अक्टूबर को प्रेजेंट हुई और सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान निगोशिएट किया और इन द मीन टाइम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के बावजूद आईडीएफ ने जंग को ख़त्म नहीं किया, सीज़ फायर डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि उन्होंने थर्ड आर्मी को, इजिप्शियन थर्ड आर्मी को अपनी घेरे में ले लिया। और डर खौफ ये था उस वक़्त कि इस घेरे में लेने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस थर्ड आर्मी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगी। इजिप्ट ने मीनवाइल अमेरिका को अपील किया कि इजराइल जो है वो थर्ड आर्मी का कत्लेआम ना करे, मगर इजराइल का इरादा यही था कि थर्ड आर्मी को घेरे में लेके वो एज ए नेगोशिएटिंग चिप उसको इस्तेमाल करेगा। लिहाजा जंग जो है वो 18 जनवरी तक जारी रही, बावजूद इस चीज़ के कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 22 अक्टूबर को रेजोल्यूशन पास कर दिया था। तो बहरहाल सीरिया जॉर्डन ने जो काउंटर ऑफेंसिव तैयार किया हुआ था, उन्होंने वो काउंटर ऑफेंसिव तो नहीं किया क्योंकि रेजोल्यूशन 338 पास हो चुका था और सोवियत यूनियन ने भी उनको ये कहा कि अब हमने जंग अख्ताम की तरफ लेके जाना है, मगर दिफाई जंग अभी तक जारी थी। इजराइल की कैजुअलिटीज़ की तरफ अगर नज़र उठा के देखें तो हमें नज़र आता है कि तकरीबन 2800 फ़ौजी उनके मारे गए, तकरीबन 9000 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए, तकरीबन 300 लोगों को कैप्चर किया गया, 1000 टैंक्स जो हैं वो तबाह किए गए, मगर 600 उनमें से वो कहते हैं कि हमने दोबारा ठीक कर लिए और 102 जहाज़ों को यानी कि एयरप्लेन्स को तोड़ दिया गया। अगर इजिप्ट की तरफ देखा जाए तो उनके बारे में कहा जाता है कि 8000 से 18000 एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास है नहीं। 8000 से 18000 फौजी जो हैं वो मारे गए, 18000 के बारे में कहा जाता है वो ज़ख्मी हुए, 2250 टैंक उनके तबाह हुए और 300 से लेके 500 एयरक्राफ्ट जो हैं वो तबाह हुए। यानी कि कैजुअलिटीज़ तो इजिप्शियंस की तरफ ज़्यादा हुई, मगर बात यही थी कि इजिप्ट जो है वो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ बर्दाश्त कर सकता है। इजराइल की आबादी कम है, इसलिए इजराइल जो है वो इतनी कैजुअलिटीज़ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। इजराइल और इजिप्ट में इस जंग का फिर क्या नतीजा हुआ, क्या रिएक्शन हुआ? इजराइल में तो सबसे पहला रिएक्शन ये था कि इजराइल की हुकूमत ने यह कहा कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और उन्होंने एग्रेनाट कमीशन डिक्लेयर किया, जिसमें उन्होंने ये तफ्तीश करने की कोशिश की, तहकीक करने की कोशिश की कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, ब्लंडर क्यों हुआ। उसमें उन्होंने 6 लोगों को जिम्मेदार ठहराया और ख़ास तौर पे उसमें डेविड एलेजार जो कि आईडीएफ के चीफ थे, उनको रिज़ाइन करवाया गया और कहा गया कि इनकी गलती है और इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वगैरह की गलती है कि इज़राइल की मुकम्मल तैयारी नहीं थी। जब वो कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसके नतीजे में उस ज़माने की जो गवर्नमेंट थी, गोल्डा मीर की गवर्नमेंट थी, तो उस पर बड़ा ही शदीद रद्द अमल हुआ और गोल्डा मीर को और उनकी काबीना को रिज़ाइन करना पड़ा। उसके नतीजे में yitzhak rabin फिर प्राइम मिनिस्टर बने। 1974 के बाद इज़राइल के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है वो अग्रेसिव हो चुका था। अगरचे इज़राइल ने ये कहा कि हमें जंग के अंदर कामयाबी हुई है, मगर हकीकत यही थी कि दोनों कुव्वतें बराबर साबित हुईं और जिस तरह 1967 के अंदर 6 दिनों के अंदर उन्होंने तमाम अरब कंट्रीज़ को शिकस्त दी थी, इस दफ़ा लड़ाई बहुत सख्त हुई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इज़राइल को कामयाबी हुई, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इजिप्ट को कामयाबी हुई। मेरा ख्याल है यही कहा जा सकता है कि दोनों कुव्वतें तकरीबन बराबर ही साबित हो रही थीं। तो बहरहाल इसके बाद 1970s के अंदर इज़राइल की पब्लिक के अंदर एक नया अग्रेसिव मूड हमें नज़र आया। ख़ास तौर पे ये कि ब्लॉक ऑफ फेथफुल एक मूवमेंट शुरू हुई जो कि एक रिलीजियस मूवमेंट थी और उन्होंने सेटलर्स को फ़लस्तीनी इलाकों के अंदर सेटलमेंट्स बनानी शुरू की, वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट्स बनानी शुरू की और वहाँ से फ़लस्तीनियों को भगाने की कोशिश की। एट द सेम टाइम मार्च 1976 के अंदर इजरायली अरब्स जो थे उनकी बहुत सारी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुई, क्योंकि गैलिली एरिया के अंदर नॉर्थ इज़राइल के अंदर कुछ हुकूमत की अटैम्प्ट्स थी कि वो ज़मीन हासिल कर लें, तो उनकी रिवोल्ट शुरू हुई। इसमें 6 जो इज़राइली अरब्स हैं वो मारे भी गए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और इस इवेंट को कहा जाता है लैंड डे, यानी ज़मीन के हवाले से जो कशीदगी थी, जिस तरह बैरिया टाउन के अंदर आजकल हो रहा है, इस किस्म के मामला इज़राइल के अंदर नज़र आए। फिर ये कि इज़राइल ने 1976 के अंदर युगांडा के एतनबे एयरपोर्ट पर एक अटैक किया और वहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि 100 से ज़ायद इज़राइली जूज़ वगैरह हॉस्टेजेस थे
उन हॉस्टेजेस उनको फ़लस्तीनी और जर्मन गनमैन ने लिया हुआ था, उनको वो जो है निकाल कर लेकर आए। 1977 में बेगन की गवर्नमेंट, मेनाखन बेगन की गवर्नमेंट, एक राइट विंग गवर्नमेंट, लिकुड पार्टी उसका नाम है, वो उसको इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी हुई और उन्होंने बड़ी चालाकी से ये किया कि जो मिज़राही यहूदी थे और जो अरब्स थे उनकी उनकी जो रिजेंटमेंट थी यूरोपियन जूज़ के ख़िलाफ़, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनका सपोर्ट हासिल करके इलेक्ट्रल एक कामयाबी हासिल की। जैसे ही उनको कामयाबी मिली तो जो इज़राइल के अंदर वेलफेयर स्टेट कायम था, जिसका मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया, उन्होंने इसको ख़त्म करना शुरू किया। उन्होंने न्यू लिबरलिज़म की तरफ रुख अपनाया, मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन वगैरह को शुरू किया और पहली दफ़ा एक रिलीजियस जूइश पार्टी जो है वो इक़्तिदार में, मेन स्ट्रीम में आ चुकी। उन्होंने सेटलमेंट्स वगैरह को इनकरेज किया। अब क्योंकि वेलफेयर स्टेट इज़राइल के अंदर उसको लिकुड ने कम करना शुरू किया, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इज़राइल के अंदर ला बराबरी जो है वो फैलनी शुरू हो गई। इसी हुकूमत ने, यानी मेनाखन बेगन की हुकूमत ने 1981 के अंदर ऑर्डर किया कि इराक के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए तोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि कोई भी अरब कंट्री, कोई भी मुसलमान मुल्क, कोई भी बॉर्डरिंग मुल्क को हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देंगे, इवन पीसफुल न्यूक्लियर रिसर्च और नहीं करने देंगे, क्योंकि ये किसी वक्त भी इस्तेमाल की जा सकती है इज़राइल के ख़िलाफ़। बैनुल-अक़वामी रिएक्शन ये था कि 1975 के अंदर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ज़ायनिज़्म इज़ अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म। ज़ायनिज़्म इज़ रेसिज्म। ये एक किस्म की नस्ल परस्त सोच है जो कि अरबों को, मुसलमानों को बिल्कुल बराबर तस्लीम नहीं करती, उनको बराबर नहीं मानती। तो 1975 में इस वजह से पास हुआ क्योंकि जितनी अरब कंट्रीज़ थी उन्होंने भी इसके लिए वोट किया और उसके साथ साथ जितनी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी उन्होंने भी इसके लिए वोट किया, क्योंकि उस पीरियड में 1970s में ये तो सोशलिज्म कम्युनिज्म का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। तो इसमें तकरीबन 1/3 दुनिया जो है वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थी, तो इस वजह से ये जनरल असेंबली के अंदर पास हुआ। मगर 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और सोवियत ब्लॉक टूट गया, सोशलिस्ट ब्लॉक टूट गया, तो इस रेजोल्यूशन को रिसेंड कर लिया गया, यानी कि इसको वापस ले लिया गया। सबसे दिलचस्प रिएक्शन जो है वो इजिप्ट में है। सबसे पहले तो इजिप्ट के अंदर इंतहाई जुबिलेशन थी, खुशी की लहर थी। अनवर सादात जो हैं वो एक बहुत बड़े हीरो के तौर पर सामने आए कि इन्होंने बहुत होशियारी से और बहादुरी से इज़राइल का मुकाबला किया और सिनाई पेनिनसुला अब हमें वापस मिलने लगा है, जो कि उनको फिर 1982 के अंदर मिल भी गया। तो इस वजह से शुरू में तो बड़ी जुबिलेशन थी, मगर ये जो नेगोशिएशंस थी इज़राइल के साथ और अमेरिका के साथ, इस नेगोशिएशंस के नतीजे में बतदरीज सदात की जो आप कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी थी वो गिरनी शुरू हुई। 1975 में सदात ने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बेगन ने 1977 के बाद इज़राइली इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर स्टेट ख़त्म किया, इसी तरह 1975 में सदात ने जो गमाल अब्दुल नासिर ने वेलफेयर स्टेट कायम किया हुआ था उसको ख़त्म करना शुरू किया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह वो ओपेक ऑयल क्राइसिस भी थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे ममालिक दुनिया के अंदर डेट क्राइसिस का शिकार हुए। डेट से निकलने के लिए उन्होंने वेलफेयर स्टेट वगैरह को ख़त्म करना शुरू किया। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रेंड आपको नज़र आएगा 1973 के बाद। बहरहाल सदात की ख्वाहिश तो यही थी कि इसके नतीजे में सरमायाकारी होगी, इजिप्ट की मॉडर्नाइजेशन होगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। बेसिकली टूरिज़म और कंस्ट्रक्शन में बूम ज़रूर हुआ, मगर हैवी इंडस्ट्री और बाकी जो चीज़ें थीं वो काफ़ी हद तक निगलेक्टेड रहीं। और ज़ाहिर बात है इस लिबरलाइजेशन के नतीजे में, ये न्यू लिबरल रिफॉर्म्स के नतीजे में मुआशी ला बराबरी इजिप्ट के अंदर फैलनी शुरू हो गई। 1977 के अंदर सदात ने जो अरब सोशलिस्ट यूनियन था, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी कि इन दो चीज़ों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नासिरिज़म है, जो सोशलिस्ट सोच रखता था और नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट सोच रखता था, अब सदात ने नासिरिज़म को एक तरह से ख़त्म करना शुरू किया। 1977 में लिबिया और इजिप्ट के दरमियान जंग हुई। जंग की छोटी सी जंग थी, 4 दिन की जंग थी।
जंग की बुनियादी वजह ये थी कि गद्दाफी की ये ख्वाहिश थी कि लिबिया और इजिप्ट एक दूसरे के साथ इल्हाक कर लें, एक मुल्क बन जाए और फिर मिलकर वो इज़राइल का मुकाबला करें। मगर इजिप्ट ये नहीं चाहता था, क्योंकि इजिप्ट को ये पता था कि अब मज़ीद हम जंग नहीं करेंगे इज़राइल के ख़िलाफ़, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि किसी तरह नेगोशिएट करके सिनाई पेनिनसुला जो है वो हम वापस हासिल करें। तो इसके नतीजे में दोनों के दरमियान कशीदगी, इख्तलाफ तेज़ होते चले गए। इजिप्ट ने भी ये कोशिश की कि गद्दाफी के खिलाफ जो अपोजिशन है उसको सपोर्ट किया जाए, गद्दाफी ने ये कोशिश की कि इजिप्ट के खिलाफ के अंदर जो सदात के खिलाफ अपोजिशन है उसको सपोर्ट किया जाए, और फाइनली ये सारी चीज़ बॉर्डर क्लैश हुआ। खैर, लिबिया की फ़ौज तो बहुत छोटी है इजिप्ट के मुकाबले में, मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। 4 दिन वो जंग हुई, ज़ाहिर बात है कि लिबिया की कुव्वत उसमें कामयाब नहीं हुई, मगर 4 दिन के बाद ये जंग ख़त्म हो गई। इंतहाई बेकार जंग, मैं कहूँगा कि लिबिया और इजिप्ट के दरमियान ये एक इंतहाई बेकार जंग थी। 1977 नवंबर में अनवर सदात ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कि पूरी अरब दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। पहले तो उन्होंने असेंबली में आके अनाउंस किया एक बड़ी जज्बाती तकरीर में कि सिनाई पेनिनसुला को हासिल करने के लिए अगर उनको जेरूसलम भी जाना पड़े तो वो जाने के लिए तैयार है। अब ये ऐसी रेटोरिकल किस्म की बात थी। अराफात भी उस वक्त असेंबली में बैठे थे कि सब ने तालियां बजाईं, किसी का ये ख्याल नहीं था कि वाकई वो जेरूसलम जाएंगे। लोगों का ये ख्याल था कि ये बस तकरीर, जज्बाती तकरीर कर दी है वगैरह वगैरह। मगर फिर वाकई ऐसे हुआ कि नवंबर 1977 में वो इज़राइल गए और इज़राइल की पार्लियामेंट को उन्होंने खिताब भी किया। अब मिस्र और इज़राइल के दरमियान ये नेगोशिएशन होनी शुरू हुई कि अगर सिनाई पेनिनसुला आप हमें वापस कर दें तो आइंदा मिस्र इज़राइल पर हमला नहीं करेगा और आपको एक मुकम्मल अमन का माहौल मिलेगा। अब ये नेगोशिएशंस जो कि इजिप्ट और इज़राइल के दरमियान हो रही थी, इसमें प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जो अमेरिका के सदर थे उस वक़्त, उन्होंने इन सब को बुलाया कि आप कैंप डेविड आ जाएं, वहाँ पे ज़रा रिलैक्स करेंगे। ये एक रिजॉर्ट था, वहाँ पे आप ज़रा रिलैक्स करेंगे और हम इन मामलात को तय करने में कामयाब होंगे। तो कैंप डेविड अकॉर्ड्स जो हैं अगले साल पर साइन हुए और उसके नतीजे में इजिप्ट इजरायली पीस ट्रीटी 1979 के अंदर तय हो गई। अब जब यह तय हुई इजिप्ट इजरायली पीस ट्रीटी और कैंप डेविड अकॉर्ड, तो अरब दुनिया बिल्कुल हक्की बकी रह गई। आपको याद है कि खार्तूम कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तय हुआ था, नो पीस, नो नेगोशिएशन, नो रिकग्निशन। अब सदात बिल्कुल इसके उलट जा रहा था। और इसके साथ साथ मजीद दूसरा इख्तलाफ ये था कि सदात जो है वो इजिप्ट के बिहाफ पे नेगोशिएट कर रहा है, सीरिया को बिल्कुल उसने इग्नोर कर दिया, जॉर्डन वगैरह बाकी सारे अरब कंट्रीज़ को इग्नोर करके सिर्फ इजिप्ट के मफादात को सामने रखते हुए ये नेगोशिएशन हो रही। तो बहरहाल इजिप्ट और सदात की जो पॉपुलैरिटी अब बिल्कुल बुरी तरह से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई और इजिप्ट की जो एक किस्म की क़यादत थी अरब कंट्रीज़ के अंदर वो भी ख़त्म हो गई। और इसी का नतीजा है कि अक्टूबर 6, 1981 को मजहबी इंतहा पसंदों ने, जो कि इस्लामिक आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने अनवर सदात को कत्ल भी कर दिया कि ये कैंप डेविड अकॉर्ड जो है हमें कबूल नहीं है। 1982 में बहरहाल इज़राइल ने सिनाई पेनिनसुला से विड्रॉ किया और उन्होंने ये पूरा इलाका इजिप्ट को वापस कर दिया और उसके इवज़ ये तय पाया कि अब इजिप्ट और इज़राइल के दरमियान अमन मुआहदा होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मुआहदे को मुमकिन करने के लिए इजिप्ट और अमेरिका के दरमियान एक नया रिश्ता डेवलप हुआ। आपने पिछली सीरीज सारी सुनी और देखी होंगी तो आपको पता होगा, अंदाज़ा होगा कि इजिप्ट उस ज़माने तक नासिर से लेकर फोर्थ अरब इजरायली वॉर यानी यम किपुर वॉर तक बुनियादी तौर पे सोवियत यूनियन का एलाय था। मगर अब इजिप्ट ने फैसला किया कि हम सोवियत यूनियन को छोड़ के अमेरिका का एलाय बनेंगे और अमेरिका ने उनको इस मकसद के लिए भारी इमदाद दी। यानी 1979 से लेकर 2003 तक इजिप्ट को अमेरिका ने $19 बिलियन मिलिट्री एड में प्रोवाइड की और इनफैक्ट इजिप्ट जो है वो नॉन नेटो कंट्रीज में से सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट था एड और असिस्टेंस का। सबसे ज़्यादा असिस्टेंस नॉन नेटो कंट्रीज में इजराइल को जाती थी और नंबर 2 पे किसको जाती थी? इजिप्ट को जाती थी, मिस्र को जाती थी। अमेरिका ने इजिप्ट को $30 बिलियन इकोनॉमिक एड में भी दिया इसी टाइम फ्रेम में, यानी 1979 से लेकर 2003 तक। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया
कि इजिप्ट जो है वो MMNA होगा। MMNA का मतलब है मेजर नॉन नेटो एलाई, यानी नेटो में तो शामिल नहीं मगर वो नेटो के इत्तेहादी हैं। MMNA में इसराइल भी शामिल और इजिप्ट भी शामिल। अब इससे मकसद ये है कहने का कि इसराइल और इजिप्ट दोनों अब अमेरिका के, आप कह सकते हैं, स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट में आ गए। इसराइल को भी यूएसए ही इमदाद दे रहा था और इजिप्ट को भी यूएसए ही इमदाद दे रहा था, और इमदाद का मकसद यही था कि इन दोनों के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो। और ख़ास तौर पे इजिप्ट का जो किरदार है जिसमें वो सहूनियत परस्ती के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो एक अरब एंटी इंपीरियलिस्ट रेवोल्यूशन को लीड करने की कोशिश कर रहा है, ये सारा मामला ख़त्म हो। तो बहरहाल उसके बाद से, यानी 1979 के बाद से, ख़ास तौर पे कैंप डेविड अकॉर्ड वगैरह के बाद से, इजिप्ट बेसिकली अमेरिका का एलाई बन गया और इससे सारी की सारी मिडल ईस्ट की सियासत में एक मुकम्मल तब्दीली, एक मुकम्मल इनकलाब आ गया। दिलचस्प बात यह कि अगरचे इजिप्ट हमेशा उसके बाद 1979 के बाद अमेरिका का इत्तेहादी बन गया, मगर ये जो वॉर ऑन टेरर हुई इराक में और अफ़गानिस्तान में, इसमें मिस्र ने कभी भी अमेरिका का साथ नहीं दिया। मिस्र ने हमेशा ये कहा कि हम अपने फ़ौजी ना तो इराक भेजेंगे और ना ही अफ़गानिस्तान भेजेंगे। ये बहरहाल अच्छा कदम था। तो 1979 की ये जो तारीख़ है, दिस मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा। एक पूरा अहद जो है वो 1979 के बाद इख्तिताम पर आ गया। वो एरा क्या है कि 1952 में जब फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट उभरी, उन्होंने बादशाहत को ख़त्म किया, उन्होंने इजिप्ट को एक आज़ाद मुल्क बनाने की कोशिश की, स्विस कनाल वापस हासिल करने की कोशिश की, सहूनियत परस्ती और इसराइल का मुकाबला भी लिहाजा उनको करना पड़ा इस सिलसिले में, और पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने बादशाहतों के ख़िलाफ़ एक और साम्राज्य के ख़िलाफ़ भी एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। अब ये किरदार 1979 के बाद इजिप्ट का ख़त्म हो गया और इजिप्ट की जो एक किस्म की इनकलाबी, आप कह सकते हैं, गिरफ्त थी अरब कंट्रीज़ पर और आवाम पर, वो भी नतीजतन ख़त्म हो गई। अब मिस्र जो है वो अमेरिका का एक इत्तेहादी बन चुका था, और क्योंकि मिस्र अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका था तो बाकी ये सारा मंसूबा कि बादशाहतें ख़त्म कर दी जाएँ, साम्राज्य के ख़िलाफ़ जंग की जाए, इसराइल के ख़िलाफ़ इसराइल का मुकाबला किया जाए वगैरह वगैरह, ये सारे का सारा मंसूबा अब ठप इसलिए हो गया क्योंकि मिस्र वाहिद वो मुल्क है अरब कंट्रीज़ के अंदर भी और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी जिसके पास एक बहुत बड़ी आबादी है और एक बहुत बड़ी फ़ौज है, एक बहुत बड़ी मईशत है। यानी इजिप्ट जब इस लड़ाई में से निकल गया तो सीरिया तो अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ सकता था, जॉर्डन तो पहले ही इस लड़ाई में हमायत नहीं करता था, ना इराक वगैरह, क्योंकि इराक तो खैर वैसे भी फ़िज़िकली इसराइल से दूर है। तो अर्ज़ यह है कि इजिप्ट जब इस पूरे मिशन से हट गया तो अरब कंट्रीज़ के अंदर जो पैन अरब सोशलिस्ट तहरीक थी वो पूरी की पूरी तहरीक अब ठप होनी शुरू हो गई, ख़त्म होनी शुरू हो गई। यानी यम किपुर वॉर एक तरह से वो तारीख़ है कि जिसके बाद वो वाक़या है कि जिसके बाद फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट का जो रेडिकल ख़यालात थे वो ख़त्म हो गए और उन्होंने अमेरिका के साथ के वो इत्तेहादी बन गए, अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली। और उस जंग के बाद अरब कंट्रीज़ की आपस में तो जंग हुई मगर अरब कंट्रीज़ ने यम किपुर वॉर के बाद कभी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं की। तो इसके साथ ही वो पूरा तारीख़ी दौर जिसके अंदर अरब कंट्रीज़ में एक इनकलाबी लहर फैली हुई थी वो दौर इख्तिताम पर आ गया। उम्मीद है आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और वो जो बेल होती है ना छोटी सी, उस बेल को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा लेक्चर्स को भी आप फॉलो कर सकें। बहुत